लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी को हमने प्रीवियस डिस्कशंस में कुछ इस तरह से डिस्कस किया था कि प्रीवियस हाइज एंड प्रीवियस लोज, ये हमारे पास बेसिकली वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स रिजाइड करते हैं। और वो ऑर्डर्स क्या होते हैं? वो होते हैं बाय ऑर्डर्स होते हैं या सेल ऑर्डर्स होते हैं। अब बाय ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स से क्या मुराद है कि जो लोग भी इस एरिया से, हमारे सामने ये जो एक लो आपको स्क्रीन पे शेयर हुआ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वो एरिया है जहाँ से लोगों ने बाइंग में पार्टिसिपेट किया होगा। और जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग में पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने अभी तक अपना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रियलाइज्ड में कन्वर्ट नहीं किया, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट अगर अपने बुक नहीं किए, तो बेसिकली उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लेस्ड हैं। ठीक है। उसी तरह से जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग में पार्टिसिपेट किया, टॉप से बिल्कुल हाई से, और सेलिंग शॉर्ट पोजीशन के अगर उन्होंने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए, तो उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं। और उसके बाद कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। जब ये मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगी तो उनका बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और मार्केट फिर फर्दर यहाँ से बुलिश जाएगी। जो इस तरह से मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं और इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पेंडिंग बाय ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाएगी, ब्रेकआउट करेगी और उसके बाद फिर फर्दर ही ऊपर चली जाती जाएगी। जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे जब मार्केट ने ये वाले हाई से ऊपर ट्रेड किया था तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाती गई थी। तो जिन लोगों के भी बाय ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस थे इस ब्रेकआउट के ऊपर, तो वो लोग प्रॉफिट में आ गए होंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने यहाँ से प्लेस किया था। तो जब मार्केट बेसिकली यहाँ पर वापस आई थी यहाँ पे, तो वो इन्हीं बाय ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए आई थी। तो प्रीवियस हाईज से ऊपर बाय ऑर्डर्स और प्रीवियस लोज से नीचे सेल ऑर्डर्स कौन से प्लेस्ड होते हैं, जो मैंने आपको ये बता दी हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, और इसको कहा जाता है लिक्विडिटी। अब हायर टाइम फ्रेम में भी डेली टाइम फ्रेम चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। आपके सामने मैंने चंद हाइज एंड लोज यहाँ पे मार्क हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हाइज एंड लोज हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसको मार्केट ने भी टारगेट नहीं किया। उसके बाद ये आपके पास एक हाई है, मार्केट ने इसको टारगेट अभी नहीं किया। एक न्यू हाई मार्केट ने यहाँ पे प्लेस कर दिया हुआ है। उसके बाद ये लोज भी आपके सामने अवेलेबल हैं जिनको मार्केट ने अभी तक टारगेट नहीं किया, इनकी लिक्विडिटी को टारगेट नहीं किया। ठीक है, ये सब लोज आपके सामने अवेलेबल हैं। तो हमें क्या पता चला कि अबव ओल्ड हाइज और बिलो ओल्ड लोज हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। वो स्टॉप लॉस की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और वो पेंडिंग ऑर्डर्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, जिनको मार्केट जो है वो टारगेट करती है। तो इसको कहा जाता है टारगेटिंग ऑफ लिक्विडिटी। अब ये बिलो ओल्ड हाइज या बिलो ओल्ड लोज या अबव ओल्ड हाइज के अलावा हमारे पास क्या लिक्विडिटी होती है, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज सेशंस। एक दिन में 3 सेशंस होते हैं, मेजॉरिटी जो बड़े सेशंस हैं, जिनके अंदर एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन। अब एशियन सेशन के अंदर फर्दर सेशंस भी होते हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन सेशन, जापानीज़ या टोक्यो सेशन, फिर चाइनीज़ एंड बीजिंग सेशन, ये सेशंस भी होते हैं। लेकिन हम इन सेशंस को इस तरीके से इवैल्यूएट नहीं करते। हम एशियन सेशन, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, इन्हीं सेशंस के हिसाब से ही मार्केट को इवैल्यूएट करते हैं। इनकी सेशन की टाइमिंग्स या इन सेशन की जो प्राइम टाइम्स होते हैं, जिनको किल जोन्स कहा जाता है, हम उन किल जोन्स के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और उनके हम टाइम्स भी देखेंगे। सेशन वैसे जिस तरह से नॉर्मली 8-9 घंटे का एक डेली वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट के भी वर्किंग आवर्स वही होते हैं।
लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी जिस टाइम में ज़्यादा होती है वो प्राइम टाइम या किल जोन कहलाता है, जो कि शुरू के एक सेशन के शुरू के 3 घंटे 4 घंटे कहलाते हैं। उसको बेसिकली आईसीटी की ज़ुबान में किल जोन कहते हैं। आप बेशक उसको प्राइम टाइम कह लें, मॉर्निंग सेशन कह लें, कुछ भी नाम दे दें, तो उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। वॉलेटिलिटी से क्या मुराद है, उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स या वॉल्यूम, ट्रेड्स का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है और उसमें मार्केट की मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कहा जाता है वो ये वाले सेशन ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मॉर्निंग सेशन किसी भी सेशन का, बेशक वो एशियन सेशन का हो, लंदन का हो या न्यूयॉर्क का हो, उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलती हैं। अब एशियन सेशन की जो प्राइम टाइम है हमारे पास, वो न्यूयॉर्क के रात के 8 बजे, न्यूयॉर्क टाइम आपके सामने ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, UTC-4, रात के 8 बजे का क्या मतलब होगा, 20 बजे। तो जब यहाँ पे आपको क्लॉक UTC-4 पे अगर आपने टाइम जोन 24 आवर क्लॉक सेट की हुई है, तो जब 20:00 यानी कि 8 o'clock PM टाइम जब आपको यहाँ पे नज़र आएगा, तो दैट मीन्स कि एशियन सेशन का किल जोन या एशियन सेशन का प्राइम टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और वो बेसिकली चलता कब तक है, वो ऑलमोस्ट मिडनाइट तक चलता है, मिडनाइट ऑफ न्यूयॉर्क टाइम, UTC-4। तो यहाँ पे मैं आपके सामने टाइम्स जो है वो मेंशन कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी तरीके की आपको नहीं आए। एशियन सेशन, ये बेसिकली हमारा किल जोन कहलाता है या प्राइम टाइम कहलाता है या मॉर्निंग सेशन कहलाता है, कुछ भी नाम दे दें आप इसको, किल जोन कह दें, मॉर्निंग सेशन कह दें, प्राइम टाइम कह दें, जो मर्ज़ी कह दें। नाम कुछ भी देने से इसका काम चेंज नहीं होगा, काम इसका वही रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा लंदन सेशन। लंदन सेशन प्राइम टाइम जो है वो आपका स्टार्ट होता है 2 बजे से लेके, इसका जो किल जोन है वो होता है 5 बजे तक। ठीक है, अब ये जो टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूयॉर्क टाइम है, UTC-4, ये जहन में रखिएगा। इसलिए बेहतर ये है कि अपनी जो ट्रेडिंग व्यू पे टाइम है वो UTC-4 कर लें, क्योंकि मैंने अपने जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको ये एडवाइस किया हुआ है कि हम इसको UTC-4 करें, ताकि जब भी टाइम कोई भी बंदा डिस्कस करेगा, आप मुझे कुछ कैंडल के बारे में बता रहे होंगे तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि सर ये ट्यूसडे 12 अगस्त की 11 बजे वाली कैंडल है, तो मुझे भी पता चल जाएगा आप किस कैंडल की बात कर रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे UTC+5 किया होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से और मेरे पास -4 है, तो फिर कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। ठीक है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा, और जो चीज़ जल्दी से हो सकती है उसमें देर लग जाएगी। तो UTC-4 है हमारा न्यूयॉर्क टाइम। ठीक है, ये टाइम हमने अपने पास इधर ट्रेडिंग व्यू पे सेट कर लेना ताकि हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके आपस में। UTC-4 न्यूयॉर्क टाइम, और जो लंदन सेशन है वो 2 से 5 के बीच में होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूयॉर्क सेशन। इसका किल जोन स्टार्ट होता है सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक। ठीक है, ये न्यूयॉर्क का किल जोन है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं समझने वाली, वो ये हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ओपन
ये टाइम होता है हमारे पास 8:30 इन द मॉर्निंग, और ये स्टॉक मार्केट ओपन पे ही बेसिकली हमारे पास मेजॉरिटी जो मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं ना, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट्स जो हैं, वो हमारे पास इसी टाइम के ऊपर ही स्केड्यूल हुए होते हैं, 8:30 इन द मॉर्निंग। और ये टाइम कहलाता है न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ओपन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास न्यूयॉर्क फ्यूचर मार्केट ओपन। ये होती है 9:30 इन द मॉर्निंग। फ्यूचर्स मार्केट जो हमारे पास ओपन होती है, इंडिसेस मार्केट कह लें आप उसको, वो ओपन होती है हमारे पास 9:30 इन द मॉर्निंग। और उसके बाद न्यूयॉर्क लंच आवर हमारे पास स्टार्ट होता है नून टाइम टू 1 o'clock, ठीक है। और उसके बाद न्यूयॉर्क पीएम सेशन जो पीएम सेशन है वो 1 बजे से लेके 5 बजे तक होता है, लेकिन पीएम सेशन किल जोन जो है ना, वो आपके पास स्टार्ट होता है 12 से लेके इसको 13 कर लेते हैं ताकि 24 आवर क्लॉक जो है ना हमारी प्रॉपरली, इसमें कोई मसला नहीं आया आपको समझने में। न्यूयॉर्क पीएम सेशन किल जोन हमारे पास स्टार्ट होता है 13:30, यानी कि दोपहर 1:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम से लेके 16 यानी कि 4 बजे तक। ये है हमारा न्यूयॉर्क पीएम सेशन किल जोन, ठीक है। अच्छा, इसमें लंदन के अंदर एक और प्री लंदन सेशन कहा जाता है, बेसिकली वो जर्मन मार्केट ओपन कहते हैं उसको। वो इससे 1 घंटा पहले होता है, 2 बजे के बजाय वो 1 बजे से 1 बजे स्टार्ट हो जाती है जर्मन मार्केट, ठीक है। तो वो बस आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो हम अक्सर देखते हैं कि 1 बजे मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा देती है। उसकी वजह ये होती है कि वो जर्मन मार्केट ओपन की वजह से हमें 1 घंटा पहले, उसको हम प्री लंदन भी कहते हैं, जर्मन मार्केट ओपन भी कहते हैं। तो वो बस आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ये सेशंस ये आपको पता होने चाहिए, ताकि हम मेजर हाइज एंड लोज के अलावा जब हम डेली टाइम फ्रेम्स या लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी के इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हम मार्क करने की कोशिश करेंगे, तो उसके अंदर हम सेशंस लिक्विडिटी को स्टडी करेंगे। और सेशंस लिक्विडिटी कौन कौन सी सेशंस जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये सेशंस जो मैंने आपके सामने लिख दिए, ये सेशंस तमाम इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जब सेशंस इम्पॉर्टेंट हैं तो इनकी लिक्विडिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई मसला मसाइल? एहसन भाई, ये क्वेश्चन है इसके अंदर मेरा। जी जी। बजाय ये अब टाइम फ्रेम याद करने के, इसमें आईसीटी के एक इंडिकेटर भी आता है किल जोन के लिए, हम वो यूज कर सकते हैं कि हम इसी टाइम पे रहेंगे? देखें, जब आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी तो आपको टाइम्स तो यही वाले मेंशन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इंडिकेटर के अंदर तो इंडिकेटर के अंदर तो जेनेरिक टाइम होता है, वो तो आपको एडिट करना पड़ेगा मैनुअली जाके। तो जब तक आपको टाइम्स पता नहीं होगा, आप इंडिकेटर एडिट नहीं कर पाएंगे ना। सही हो गया। नहीं मतलब वही मैं पूछ रहा था कि वो उसको एडिट करके यूज तो कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने वो किया हुआ आईसीटी का एक पूरा नाम विंस एफएक्स करके है, उसमें मैंने यही टाइम ना सिलेक्ट किए हैं, किल जोन अलग हो जाते हैं और वो लंदन ओपन वगैरह वो सारा अलग। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी, ये लक्स एल्गो का सेशंस है, लक्स एल्गो सेशंस के नाम से ये मेरे पास एक इंडिकेटर है। तो अगर मैं कभी यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मेरे जितने भी चार्ट्स हैं उनके ऊपर आपको कोई फ़िलहाल इंडिकेटर नज़र नहीं आएगा लगा हुआ। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं,
इसके अंदर आप सेटिंग्स में जाके आप न्यूयॉर्क की टाइम्स और ये लंदन वगैरह की टाइम्स है ना, ये आप एडिट करेंगे, और एडिट किस हिसाब से करेंगे वो मैंने आपको टाइम्स ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन के आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एरियाज़ मार्क हो जाएंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर फॉर द सेक ऑफ इनिशिएटिंग अ ट्रेड और शॉर्टकट के लिए वो मैं यूज़ नहीं करता, वो मैं रेकमेंड भी नहीं करता, ठीक है। नहीं, बस वही पूछना था कि मतलब ये रेकमेंड है ना, वो मैं समझ गया हूँ। ये तो सिर्फ इसलिए मैं यूज करता हूँ, वो आसानी हो जाती है, देखना नहीं पड़ता, मतलब वो ऑटोमेटिकली सारा वो खुद ही वो बना देता है इंडिकेटर, तो वो फिर जरा थोड़ा सा फायदा हो जाता है जी। बस बाकी वो टाइम्स ये का आपको पूछना था आइडिया कि होना चाहिए, टाइम्स का बस आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं वो ठीक है, वो बेहतर हो गया, जी समझ गया मैं। वो एडिट हम इसी पे कर लेंगे, मैं मजीद भी देख लूंगा कि मेरा आगे पीछे तो नहीं थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये तो मैंने यही हुआ है। एक सवाल मेरा भी है, इसमें डे टाइमिंग्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली कुछ चेंज आएगी या सेम ही रहेंगे? किसके हिसाब से? डे टाइमिंग्स वो चेंज होता है ना उनका, 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे जब करते हैं विंटर से समर में। जब जी इसको डे लाइट सेविंग कहते हैं। जब डे लाइट सेविंग होती है ना, तो यहाँ पे आपका UTC -4 से UTC -5 ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे दिखाऊं तो यहाँ क्वेश्चन है सर। जी एक मिनट ठहर जाए, मैं ज़रा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कर लूँ ज़रा। अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास गालिबन नवंबर के अंदर डे लाइट सेविंग जो है वो अप्लाई होती है। तो अगर हम अगस्त से नवंबर पे जाएं ना, तो हमें यहाँ पे डे लाइट सेविंग का ना एक इवेंट नज़र आएगा। अभी हम सितंबर में हैं, ये अक्टूबर आ गया। ये देखें, ये अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में डे लाइट सेविंग टाइम शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 4 में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। लेकिन बाकी डे लाइट सेविंग अभी किसी और कंट्री के हिसाब से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। आगे आ जाते हैं हम, अक्टूबर के बाद नेक्स्ट वीक में आते हैं, तो यहाँ पे भी फ़िलहाल और कोई डे लाइट सेविंग हमें नज़र नहीं आ रही। आगे आ जाते हैं, इधर भी फ़िलहाल हमें कोई नज़र नहीं आ रही। ये देखिए, स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में एंड यूके में डे लाइट सेविंग शिफ्ट हो रही है अक्टूबर 25, ठीक है, यहाँ पे हो रही है। और उसके बाद एक हफ़्ता और आगे चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क भी आ जाएगा। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं आया अभी तक, यूएस का नहीं आया। ये देखें जी, यूएस एंड कनाडा संडे नवंबर ऑफ 2 हमारे पास डे लाइट सेविंग में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये अक्टूबर 4 से डे लाइट सेविंग स्टार्ट हो जाती है और ये नवंबर 2 तक चलती है। आहिस्ता आहिस्ता रीजन वाइज अपनी डे लाइट सेविंग जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं। इसी तरह फिर ये गालिबन फरवरी मार्च के अंदर फिर जाके वापस शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च में, इस तरह से। जज़ाकल्लाह सर भाई। तो अच्छा क्वेश्चन ये है कि और हम जब सेविंग जब टाइम अपना वो कर रहे होंगे, जीबीपी की पहले होगी थी, तो हमने जब उस टाइम पे मार्किंग करनी है तो हमने टाइम चेंज कर देने उसके अकॉर्डिंगली, या मतलब हम जो नहीं, जब यूएसडी में जब ये होगा ना, जब ये डे लाइट सेविंग 2 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम चेंज होगा ना, न्यूयॉर्क मार्केट का टाइम चेंज होगा, तो 2 नवंबर को ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग व्यू पे वो चेंज हो जाएगा। संडे को हो जाएगा, मंडे को आप आएंगे तो आपको वही नज़र आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे अपना UTC -4 करने की ज़रूरत है, ये UTC -5 खुद हो जाएगा। ठीक हो गया, बेहतर, समझ गए, जज़ाकल्लाह। तो आपको बस अपने जो क्लॉक है ना वो न्यूयॉर्क टाइम पे शिफ्ट करनी है। जी बेहतरीन, जज़ाकल्लाह सर ने। सर ये समझना था दोबारा इसके बारे में, टाइमिंग के। जी जी सर इसमें मुझे समझ ये नहीं आई कि जैसे जो ट्रेडिशनल मार्केट होती है स्टॉक एक्सचेंज, वो हर मुल्क की, फॉर एग्जांपल यहाँ सऊदीया में इसका टाइमिंग सुबह
8 से 4, पाकिस्तान में भी आई थिंक यही है 8 से 4, 3 बजे तक पाकिस्तान मार्केट 3 बजे तक है। 3 बजे तक, अच्छा। तो सर ये क्या चीज है, मतलब 24 घंटे मार्केट नहीं रहती आप, ये वाली जिसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ये न्यूयॉर्क सेशन देखें आपके सामने मार्केट, न्यूयॉर्क सेशन की जो मार्केट है, पीएम सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा, किल जोन ख़त्म हो जाएगा 4 बजे। 4 बजे जब किल जोन ख़त्म हो गया, उसके बाद जो 1 घंटा मार्केट ओपन रहेगी उसमें कोई इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि किल जोन ख़त्म हो चुका है ना। ज़्यादा जो वॉल्यूम्स होते हैं हमारे पास ये 4 बजे तक होते हैं। 4 बजे के बाद मार्केट जिस पेस में चल रही होती है वो ट्रेडेबल ही नहीं होती, बिल्कुल मरी हुई चल रही होती है। इसका मतलब ये कि 4 बजे के बाद आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और किल जोन्स या इन जोन्स के अंदर ट्रेड करने का मकसद ये है कि मार्केट आपको वॉलेटिलिटी दिखाती है, मार्केट मूव्स दिखाती है आपको। इसके अलावा जितने भी टाइम्स हैं मार्केट, उनके अंदर ज़्यादातर आपको मैनिपुलेशन करती हुई नज़र आती है, वो ट्रेडेबल आवर्स नहीं होते, ठीक है। तो आपने जब भी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपने कोशिश करनी है कि वो, अगर एशियन सेशन में आप पार्टिसिपेट करें तो वो 20 बजे से 12 बजे के बीच में आप पार्टिसिपेट करें, ताकि वो एशियन सेशन किल जोन कहलाता है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम्स होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, आपका ये एशिया सेशन करने से क्या मुराद है? यानी ये मार्केट एक ही नहीं, एक ही मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, एक ही मार्केट है ये। हम एशिया टाइम जोन के हिसाब से वो लोग उस टाइम में मार्केट को यूज करते हैं, लंदन सेशन वाले इस टाइम में मार्केट को यूज करते हैं, न्यूयॉर्क वाले इस टाइम में, या क्या इसका मतलब ये है? जो मैं आप जो आमिर भाई जो मार्केट के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट है ना, एक ग्लोबल मार्केट है ना ये, ठीक है, ठीक है। इस ग्लोबल मार्केट के अंदर डिफरेंट पार्टनर्स हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं या डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तान मार्केट है उस मार्केट का इस ग्लोबल मार्केट के ऊपर कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, लेकिन टोक्यो का पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि टोक्यो ग्लोबली एक मेन प्लेयर है, उसकी इकोनॉमी दुनिया की मार्केट के ऊपर एक इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो इस ग्लोबल मार्केट के अंदर एशियन सेशन के अंदर जब टोक्यो ओपन होता है तो ही वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि 16 बजे जब न्यूयॉर्क का पीएम सेशन किल जोन खत्म हो गया था, तो 16 से लेके 20 बजे तक बीच में 4 घंटे बचे ना। जी जी जी। तो इस 4 घंटे में कोई भी मेन प्लेयर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, मार्केट चल रही होती है, मार्केट के अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा। तो क्या आप उस वक्त ट्रेड करना चाहेंगे जब कोई मेन प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? नहीं करना चाहेंगे ना, क्योंकि जब मेन प्लेयर ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हमारी तो कोई वर्थ नहीं है ना। हमारा $1, $2, $10, $50, $100 का स्टॉप लॉस मार्केट को कितना ड्राइव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब न्यूयॉर्क सेशन के पार्टनर्स इंस्टीट्यूशंस आउट हो चुके हैं और एशियन सेशन के पार्टनर्स एंड इंस्टीट्यूशंस अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हुए मार्केट के अंदर, तो उस वक्त मार्केट अगर कुछ भी आपको चलती थोड़ी बहुत चलती हुई नजर आ रही है, तो वो कोई मेन पार्टनर्स या मेन इंस्टीट्यूशंस या मेन मार्केट मेकर्स उस वक्त मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो उस वक्त मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होना बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और अगर आप किसी भी टेक्निकल फार्मूला के थ्रू उस वक्त ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉबेबली उसकी सक्सेस रेशो बहुत कम होगी, ठीक है, उसमें मैनिपुलेशन ज्यादा होगी। तो अगर आप 16 बजे से लेके 20 बजे के बीच में अगर आपको मार्केट के अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो ना देखें, क्योंकि उस ट्रेडिंग सिचुएशन की कोई तुक नहीं बनने वाली, आप सेंस नहीं बना पाएंगे। सही। अब ये जो टाइमिंग लिखी हुई है सर, ये जो टाइमिंग आपने आगे लिखी है 20 आवर्स और उसके बाद फिर 2 बजे से 5 बजे, 7 बजे से 11, ये अब टाइमिंग UTC -4 अगर जब हम रखते हैं तो उस हिसाब से ये फिर टाइमिंग हम नोट करेंगे जी। जब UTC -4 के हिसाब से ये न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, ये जी न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से मैंने आपको ये टाइम्स बताए हैं, मैंने ये टाइमिंग बताए, ठीक है। लाइक अभी जो है वो 12:35 है, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त लंच आवर चल रहा है, ये लंच आवर चल रहा है, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है,
AM सेशन ख़त्म हो चुका है, किल जोन ख़त्म हो चुका है, लंच आवर चल रहा है, और न्यूयॉर्क का PM सेशन किल जोन स्टार्ट होगा 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। सर ये फ्यूचर मार्केट ओपन और स्टॉक मार्केट ओपन, ये इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, आपने कभी नैस्डैक, ई-मिनी S&P या डाउ, इनका नाम सुना है कभी? सॉरी सर, नहीं सुना। नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये जो 3 आपको मैंने एलिमेंट्स बताए हैं ना, ये बेसिकली फ्यूचर मार्केट या इंडिसेस मार्केट की एसेट क्लासेस हैं, उसके एलिमेंट्स हैं। और 9:30 बजे से पहले इनकी आपको वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे ना, तो आपको वो ब्लैंक नज़र आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठहर जाए। ये देखिए NQ ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स, इसको अगर हम अपने पास यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, और अगर हम यहाँ नैस्डैक है क्या चीज? सो ये टॉप 100 टेक कंपनीज हैं ऑफ US, टॉप 100 टेक कंपनीज ऑफ US। इसको नैस्डैक बोलेंगे? इसको NAS 100 या नैस्डैक 100 बोलते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त आपके पास है ना, ये ट्रेडिंग व्यू में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स आ रहे हैं। इसको अगर मैं रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में कन्वर्ट करूंगा ना, यहां से RTH में, तो आप देखिए कि ये आपको एकदम से गैप्स नजर आना शुरू हो गए। यहां पे आपको लास्ट 1 आवर कैंडल नजर आ रही है, ये देखें 15:30, और ये नजर आ रही है 9:30। ये 9:30 ओपनिंग आपको यहां पे नजर आ रही है, उसके बीच में कोई कैंडल नजर नहीं आ रही जी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? दिस इज रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स कि 9:30 पे मैंने जिस तरह से आपको लिख के बताया था कि फ्यूचर मार्केट ओपन होती है 9:30 पे, तो 9:30 से पहले आपको प्रीवियस डे की कैंडल 15:30 की नजर आ रही है। ठीक है जी, बीच में कुछ भी आपको गैप मिल रहा है, ये कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप इसी गैप को ऐसे हाईलाइट एरिया को कर देते ना यूं करके, और रेगुलर ट्रेडिंग आवर से आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स पे आ जाते हैं, तो आपको इस गैप के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। पर दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स। रेगुलर मार्केट, जो इंडिसेस मार्केट जब ओपन होती है और जो क्लोज होती है, वो आपको व्यू होगी रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स के बीच में, जिसमें आपको गैप नजर आएगा ये। ठीक है, लेकिन उस गैप में भी मार्केट यूनिट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो रही है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ट्रेड हो रही है, लेकिन वो आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है ना, क्योंकि मेन, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 16 बजे से लेके 20 बजे के बीच में मेन इंस्टीट्यूशंस निकल चुके हैं। उसी तरह यहां पे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो चुका है, इंडिसेस मार्केट। अब ये नैस्डैक जो है, ये यूएस की कंपनीज है ना, टॉप 100 टेक कंपनीज हैं, ठीक है, वो अपने दफ्तर बंद करके जा चुकी हैं। तो उनका क्या रात को डिसीजन हो रहा होगा? यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक एल्गोरिथम प्राइस डिलीवरी तो कर रहा है, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगी ना कि किस वजह से कर रहा है। ठीक, समझ आ गई आपको? जी, आपकी बात समझ आ गई। ये पूछना चाहता हूँ, ये नैस्डैक 100 जो लिखा हुआ है, ये जो कैंडल्स नजर आ रही है, ये टोटल 100 कंपनीज का कलेक्टिवली जो है वो हमें नजर आ रहा है एज अ जी कलेक्टिव उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। तो क्या हम इंडिविजुअली की जगह ऐसा कलेक्टिवली भी हम ट्रेड कर सकते हैं इनको? जी, ये इसके अंदर ये नैस्डैक आपका एज अ होल ही ट्रेड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी नैस्डैक की चंद कंपनीज को मैंने ट्रेड करना है, तो वो आप इंडिविजुअली तो उनके शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन नैस्डैक के अंदर जो टॉप 100 कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उनका ये कंबाइंड एक इंडेक्स है। ठीक है,
तो ये सर आसानी के लिए समझने के लिए एक बात मुझे बता दीजिए, जैसे कि कराची यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक लिखा होता है कि जी 100 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज का ये जी KSE 100 इंडेक्स जिस तरह से होता है ना, जी KSE जी, 100 इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसी तरह जी ये NASDAQ 100 भी वही चीज है। मतलब उस 100 को हम कलेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं एज अ इंडेक्स, यानी कि जी बिल्कुल एज अ इंडेक्स आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो जिसको इस तरह कह सकते इसी तरह अगर आप हैं कि 100 कंपनियां हैं एक जगह मर्ज हुई हुई हैं 50। इसी तरह आप S&P 100 इंडेक्स, S&P ये टॉप 500 कंपनीज हैं, ये SPX ये वाला मेरे ख्याल से, हाँ यही है। इसको भी अगर आप देख लीजिए, ये टॉप 500 कंपनीज हैं, S&P 500 इंडेक्स। इसके भी अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पर 1530 के बाद आपको नेक्स्ट 930 पे ओपनिंग प्राइस नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन आपको जो चीज़ कर रहा था वो ये कर रहा था कि हमारे पास जो सेशंस हैं या स्टॉक मार्केट ओपन या फ्यूचर मार्केट ओपन, उसका मतलब क्या है। तो वो आपको रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स से बेसिकली आपको बड़ी आसानी से समझाई जा सकती है बात। लेकिन मैं बेसिकली फ्यूचर्स या इंडस्ट्रीज़ को मैं ट्रेड नहीं करता, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, समझाने के लिए, ठीक है। जी। तो अब मिसाल के तौर पे आज का दिन अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट ने अभी जो यहाँ पे मार्केट ने आज का जो अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम एशियन सेशन को या एशियन सेशन से हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास देखिए कि फ्राइडे को लास्ट 1 आवर की कैंडल हमारे पास कहाँ पे क्लोज हुई थी, वो हमारे पास हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये लास्ट कैंडल है हमारे पास, ये वाली फ्राइडे की 16 o'clock to 17 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो हमारे पास ओपन हुई है दैट इज़ संडे की कैंडल 18 o'clock। तो संडे को, अब संडे तो छुट्टी का दिन है ना न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो संडे को ये 18 o'clock की जो कैंडल हमारे पास ओपन हुई है, ये बेसिकली एशियन मार्केट ओपन है, ठीक है। संडे को न्यूयॉर्क में तो छुट्टी है, लेकिन ये शाम को 18 बजे की जो कैंडल बनी है हमारे सामने, दिस इज बेसिकली प्री एशियन सेशन। और एशियन सेशन हमारे पास कब से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 20 o'clock से, यहाँ से हमारे पास किल जोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दो कैंडल्स जो हमारे पास 20 बजे से पहले की जो ये दो कैंडल्स बनी हैं, ये वाली 18 से 19 और 19 से 20 वाली, ये हमारे पास प्री एशियन सेशन है, जिसके अंदर बेसिकली ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होती है, न्यूजीलैंड मार्केट ओपन होती है, एंड देन इवेंचुअली हमारे पास टोक्यो ओपन होता है। तो ये हमारे पास, और उसमें आपको जब एक किल जोन के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस और बिफोर किल जोन मार्केट की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी नज़र आएगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ऐसा नहीं कि हर दफ़ा ऐसा होता है, कभी कभार आपको एशियन सेशन में भी मार्केट आपको कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आज के दिन आप ये देखें कि ये मार्केट वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जबकि इस 2 घंटे की परफॉर्मेंस को एशियन सेशन के 1 घंटे ने ही इनगल्फ कर दिया है। मतलब अच्छी खासी हमें वॉलेटिलिटी नज़र आई है और मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो किल जोन परफॉर्मेंस और नॉन किल जोन परफॉर्मेंस के अंदर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई हम पार्टिसिपेट करते हैं किल जोन्स के अंदर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि एशियन सेशन में मार्केट ने हमारे पास मिडनाइट में ये 12 बजे से लेके 1 बजे तक की कैंडल है हमारे पास, एशियन सेशन हमारे पास ये नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको 15 मिनट चार्ट पे ले जाते हैं तो हमें ज़रा ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाएगा कि
एशियन सेशन हमारे पास किल जोन स्टार्ट हुआ 20 बजे से यहाँ से, और 20 बजे के बाद मार्केट ने हमारे पास यहाँ पे जो लो क्रिएट किया है, ये 20 बजे का ही लो है। इससे पहले जो लो आ रहा है हमारे पास, ये तो बिफोर एशियन सेशन किल जोन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू एशियन सेशन की ये आ रही है। और उसके बाद 12 बजे तक हमारे पास एशियन सेशन चल रहा है। अब 12 हमारे पास बजे हैं ये वाले, यानी कि ये वाली जो कैंडल है ना रेड वाली 2345, ये बेसिकली 2345 पे स्टार्ट हुई है और ये कंक्लूड हुई है मिडनाइट पे, ठीक है। तो एशियन सेशन किल जोन हमारा इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर एशियन सेशन हमारा कंक्लूड हो गया। तो हम इसको एक बॉक्स से ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ये हमारा एशियन सेशन किल जोन की परफॉर्मेंस है, ठीक है। उसके बाद 12 बजे के बाद 2 बजे तक मार्केट को हमने वेट किया लंदन सेशन स्टार्टिंग तक, और लंदन सेशन हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हुआ है इस कैंडल पे, जो 2 बजे से लेके 2:15 की कैंडल है ये वाली, ठीक है। तो इसका हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इस कैंडल पे, और 5 बजे तक हम इसको ले जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास मार्केट ने ये हाई और ये लो जो क्रिएट किया है, ये बेसिकली लंदन सेशन किल जोन का हाई एंड लो है, ठीक है। 2 o'clock टू 4:45 वाली कैंडल, ये 4:45 पे इनिशिएट हुई थी, जिस तरह ये वाली कैंडल 2 बजे इनिशिएट हुई थी, ये 4:45 पे इनिशिएट हुई थी एंड 5 o'clock पे ये कंप्लीट हुई है। तो ये 2 बजे से लेके 5 बजे तक की जो टोटल परफॉर्मेंस है ये हमारा कहलाएगा लंदन AM सेशन किल जोन, ठीक है। उसके बाद हम 7 o'clock पे आ जाते हैं। ये 7 o'clock पे हमारी इनिशिएट हुई है ये वाली, और 10:45 वाली कैंडल हमने ढूंढनी है, वो ये आ गई। अब 10:45 पे ये जो कैंडल हमारे पास लास्ट कंप्लीट हुई है, इनिशिएट 10:45 पे हुई थी, 11 o'clock पे हमारी ये कंप्लीट हुई है। तो दिस इज न्यूयॉर्क सेशन AM सेशन किल जोन 7 o'clock टू 11 o'clock, ठीक है। अब इसके बीच में अब यहाँ पे हमारे पास 12 o'clock पे हमारे पास लंच आवर स्टार्ट हुआ है, और वो ये जो लास्ट कैंडल अभी हमारी जो चल रही है ना ये वाली, ये इसी के ऊपर ही जब ये कैंडल मुकम्मल हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि लंच आवर हमारे पास कैसा बना था, ठीक है। तो अब ये जो सेशंस हैं बेसिकली, इन सेशंस की भी बेसिकली हमारे पास ना लिक्विडिटी होती है। इस सेशन की लोएस्ट वैल्यू हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है, और इस सेशन की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट ने ये एशियन सेशन हाई क्रिएट करने के बाद इस एरिया की लिक्विडिटी पर्ज की लंदन सेशन से पहले, और फिर लंदन सेशन स्टार्ट होने के बाद यही लिक्विडिटी मार्केट ने दोबारा पर्ज करने के बाद मार्केट बेरिश हो गई, ठीक है। तो वी वुड से कि एशियन सेशन का जो हाई मार्केट ने क्रिएट किया था, मार्केट ने प्री लंदन भी इसको एक दफ़ा पर्ज किया, ड्यूरिंग लंदन सेशन भी इसको पर्ज करने के बाद मार्केट बेरिश हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूल ऑफ लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है जिसको मार्केट ने यहाँ पे पर्ज किया। उसके बाद मार्केट ने जो लंदन सेशन हाई क्रिएट किया है, ये हमारे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है, और जो लंदन सेशन में लो मार्केट ने क्रिएट किया है, ये हमारे पास लंदन सेशन की सेल साइड लिक्विडिटी है, जिसको न्यूयॉर्क ने यहाँ पे टारगेट किया। अब न्यूयॉर्क सेशन में हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी बनी है, वो हमारे पास बनी है ये वाली, ये न्यूयॉर्क सेशन का हाईएस्ट वैल्यू है, और लोएस्ट वैल्यू AM सेशन की मार्केट ने यहाँ पे ये क्रिएट की है, जो मार्केट ने लंच आवर के ऊपर ऑलरेडी इसको टारगेट कर लिया हुआ, ठीक है। तो सेशन वाइज लिक्विडिटी
में ये वाले एरियाज हमारे पास इम्पॉर्टेंट एरियाज कहलाते हैं। और जब हमारे पास पीएम सेशन बन जाएगा, हम पीएम सेशन के लिए प्रीवियस डे पीएम सेशन इवेलुएट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास स्टार्ट हुआ था 1:30 से हमारे पास पीएम सेशन स्टार्ट हुआ था, इस कैंडल से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और वो 4 o'clock तक हमारे पास, यानी कि 15:45 वाली कैंडल पे हमारे पास मुकम्मल हो गया था। तो हमारे पास ये जो एरिया बना था प्रीवियस डे का, ये कहलाएगा फ्राइडे का पीएम सेशन का ये हाई एंड लो है। ठीक है, तो इसका हाई एंड लो आप यहाँ पे अपने पास मार्क कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी प्रीवियस डे के पीएम सेशन की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी कहलाते हैं जिनको मार्केट टारगेट करती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट एरियाज क्यों है? बिकॉज देखें आज का एशियन सेशन है, अगर एशिया में मार्केट में लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो बुलिश जाएगी, तो जिन लोगों ने भी बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस्ड होंगे? बिलो दिस एशियन सेशन लो। लंदन सेशन में अगर लोगों ने सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस्ड होंगे? अबव दिस हाई। अगर लंदन सेशन में लोगों ने बाय किया होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड होंगे? बिलो दिस लंदन सेशन लो। ठीक है, और इसी तरह न्यूयॉर्क सेशन में अगर पार्टिसिपेंट्स ने सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? अबव दिस न्यूयॉर्क सेशन हाई। ठीक है, इसलिए ये सेशन वाइज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कहलाते हैं। ठीक है, तो लिक्विडिटीज़ को हम इंशाल्लाह फर्दर मज़ीद भी डिस्कस करेंगे जब हम POI के साथ इन्हीं एरियाज़ को कंबाइन करेंगे। अदरवाइज़ इसके अलावा जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो पूल ऑफ लिक्विडिटीज़ होते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे हाई, ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी कहलाते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो डेली कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट है ये कहलाता है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। ये इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी कहलाते हैं। इसी तरह से आप ये देख लें, ये उससे प्रीवियस डे लो हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है और ये प्रीवियस डे हाई ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है। उससे प्रीवियस डे देख लें, ये हाई यहाँ पे मार्केट ने इसको ऑलरेडी टारगेट कर लिया और ये प्रीवियस डे लो ये भी टारगेट हो गया। उससे प्रीवियस डे लो ये भी टारगेट हो गया, प्रीवियस डे हाई ये भी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी टारगेट हो गया। ये देख लीजिए, ये लो हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी है जो कि यहाँ पे टारगेट हो चुका है। ये प्रीवियस डे हाई अभी तक टारगेट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये वाली कैंडल देख लें आप तो इसका प्रीवियस डे लो ये मार्केट टारगेट कर चुकी है, इसका प्रीवियस डे हाई अभी तक टारगेट नहीं हुआ। तो ये डेली कैंडल के हिसाब से ये डेली लोज एंड डेली हाई ये भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी कहलाते हैं। इसी तरह वीकली कैंडल पे जाके अब वीकली हाई एंड वीकली लो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी कहलाते हैं। ये वो हाईज एंड लोज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिक्विडिटीज को मार्केट टारगेट करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी हैं। तो अभी आज हमने कौन कौन सी लिक्विडिटीज डिस्कस की हैं? हमने डेली, वीकली हाईज एंड लोज को डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंपॉर्टेंट हाईज एंड लोज को भी डिस्कस किया था। हमने गालिबन 1 आवर पे डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट हाईज एंड इंपॉर्टेंट लोज। ठीक है, उसके बाद हमने सेशन वाइज लिक्विडिटी को भी हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी क्या होती है वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दी। इंशाल्लाह इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे अपने आइंदा आने वाले सेशंस में। लाइव मार्केट इवैल्यूएशन भी
में भी हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी अगर आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी आ रही है तो दिस इज़ नेचुरल। इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, इंपॉर्टेंट एरियाज़ एंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के मार्केट कौन सी लिक्विडिटी की तरफ जाना चाह रही है, हम इस तरीके से लिक्विडिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एज़ फार एज़ इंट्रोडक्शन इज़ कंसर्न तो लिक्विडिटी का ये एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन था जो मैंने आज आपको करवा दिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एहसन भाई एक सवाल कर लूं? जी जी। अच्छा एहसन भाई, जैसे आपने अभी लिक्विडिटी जो आपने ड्रॉ की, अभी फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली कह सकता हूँ, अब लेट्स सपोज इसमें हमने एक दिन की 15 मिनट्स के ऊपर आपने लिक्विडिटी ड्रॉ की है, अब उसमें आप प्रीवियस डे की भी हमने उस पर ड्रॉ कर ली है, और अगर प्राइस लेट्स सपोज अब नेक्स्ट डे जाती है, कुछ लिक्विडिटी जो है वो ग्रैप हो जाती है और वो नहीं हो जाती, हमने वो स्टिल मार्किंग उस पर रखनी है कि प्राइस उस पर आएगी, या हम इसको भी बाद में और फर्दर इसको डिस्कस करेंगे? तो मैं ये समझना चाहता नबील भाई, मतलब देखिए हमारी हमने ना जो एक डेली बायस और नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर जो एक हमने सेशन रिकॉर्ड किया था ना कुछ दिन पहले, हमारा बायस और जो नैरेटिव है ना वो बेसिकली ड्राइव करता है कि मार्केट अब किस लिक्विडिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, हमारे लाइन लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि मैंने लाइन लगा दी है तो अब यहाँ पे लाजमी वापस जाएगी मार्केट। जब तक हमारा नैरेटिव एंड कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलाइन नहीं होगा कि मार्केट अब बुलिश हो गई है, तब तक मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ नहीं जा रही। लेकिन आपने एज एन इंपॉर्टेंट पूल ऑफ लिक्विडिटी इसको मार्क किया हुआ है। जब मार्केट आपको पता चल गया कि अब बेरिश नहीं रही, अब मार्केट बुलिश हो चुकी है, तो आपको ऑटोमेटिकली बाय साइड लिक्विडिटीज नजर आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सिर्फ लाइन लगा देने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने लाजमी ये लिक्विडिटी लेनी है। उसके पीछे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव एंड डेली बायस जो हमने डिस्कस किया था कि हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम बायस किस तरीके से निकालते हैं, तो वो निकालना ज़रूरी है और वही आपको बताएगा कि मार्केट की ड्रॉन लिक्विडिटी अब किस साइड पे है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट एंड नैरेटिव एंड डेली बायस के लिए जो हमने जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, जिसमें एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो वो बेसिकली आपका नैरेटिव ड्राइव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। नहीं वो पॉइंट मैं आपका समझ गया कि वो हमने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया। व्हाट आई एम आस्किंग इज कि मैं जो पूछना ये चाह रहा था, मतलब क्लैरिफाई करना चाह रहा था, पूछना नहीं चाह रहा था, क्लैरिफाई करना चाह रहा था। अब लेट्स सपोज कि मैंने ड्रॉ कर दी ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब डेली के ऊपर और वीकली के ऊपर भी मैंने ड्रॉ कर दिया 15 मिनट के ऊपर, मेरा एक नैरेटिव है बुलिश वाली साइड का फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब प्राइस ने लेट्स सपोज वो बुलिश वाली ले ली, उस दिन के लिए मैंने जो ट्रेड प्लान किया वो बुलिश वाली साइड पे हो गया। अब मैं नेक्स्ट डे पे आ गया और अब मैंने फिर मार्किंग की, जो मेरी प्रीवियस डे की जो लो साइड की बेरिश साइड की फॉर एग्जांपल अगर मेरी वो मार्किंग है वो स्टिल इंटैक्ट रहेंगी या हम उनको छोड़ दें 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, अगर अभी तक वो ग्रैप नहीं हुई मार्केट से? मैं ये पूछना चाह रहा था कि लेट्स सपोज आज मैंने मार्किंग कर ली, उसने एक साइड की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट उस साइड पे मूव करके, हम इसको ना नबील भाई ऐसे देखते हैं, आप देखें इस तरीके से देखते हैं इसको। हम ना एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं ना, हम ये कहते हैं कि ये एसएमसी स्ट्रक्चर हमारे पास एक मार्केट जो है वो क्रिएट कर रही है, और इस एसएमसी स्ट्रक्चर में हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये पुल बैक बन रहा है, ये इसने हाईएस्ट आई वाली कैंडल का लो मार्केट ने नीचे लिया हुआ है, तो हमारे पास ना ये है बेसिकली इंड्यूसमेंट। ठीक है, ठीक है, अब इस इंड्यूसमेंट से नीचे मार्केट ट्रेड कर गई है और उसके बाद हमें पता है कि ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ठीक है, हमें ये पता है कि ऑर्डर फ्लो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होते हैं। उसके बाद हमें इसको हम मार्क कर लेते हैं सपोर्ट। हाँ अच्छा, उसके बाद हमने कहा जी कि हमें ना ये एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, ये वाला, जिसने बेसिकली इस डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के
नीचे इस एरिया पे टैप करके स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया ही है और ये भी हमारा ना डिसीजनल ऑर्डर फ्लो के बहुत करीब बनता है ये वाला एरिया, ठीक है। तो अगर मार्केट ने ये डिसीजनल ऑर्डर फ्लो को वॉयलेट कर भी दिया तो नीचे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है मार्केट को बुलिश करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम अगर ये नहीं चाहते कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग ना दे, हम ये चाहते हैं कि मार्केट इससे ऊपर ऊपर ही रहे, तो फिर एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि अब मार्केट का जो नैरेटिव है वो बुलिश है और बुलिशनेस के लिए हम ये हाई, ये वाला जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये हम टारगेट कर सकते हैं। सही, ठीक है, समझिए ऐसे ही है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पेक्यूलेशन, ठीक है। हम मार्केट की स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं कि ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज हैं जहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है। अब क्या मार्केट यहां तक बुलिश होती है हमें नहीं पता, क्योंकि हम इंसान गलती कर जाते हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कोई ऐसी पड़ी हुई है कि नहीं, लेकिन हमें ये सपोर्ट बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो हम इस सपोर्ट एरिया से अपना एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, हम एक बायस निकालेंगे अपना कि आज भाई मैं यहाँ से बुलिश हूँ क्योंकि मार्केट मेरे सपोर्ट एरिया पे टैप कर चुकी है, और फिर मैं देखना शुरू करूँगा कि अब मेरे पास कितनी लिक्विडिटीज़ हैं जो मार्केट पर्ज कर सकती है। उसमें सेशन लिक्विडिटीज़ भी बेशुमार होंगी, डेली लिक्विडिटीज़ भी बेशुमार होंगी। डेली पे अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आपको नज़र आएगा कि इस एरिया में मार्केट ने कब टैप किया, हम देखते हैं। ये देखें जी, मार्केट ने इस एरिया पे ये टैप किया, मार्केट ने ये डेली लिक्विडिटी यहाँ पे बना ली, ये वाली, ये डेली लो है ये वाला, ठीक है, ये डेली हाई है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, ज़्यादा चला गया, यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट की बुलिशनेस, यहाँ पे डेली लो, हाई एंड लो मेरे पास मिल गया। अब मैंने टारगेट करनी है एक लिक्विडिटी, मार्केट ने यहाँ पे स्वीप करने के बाद बुलिशनेस भी दिखा दी मुझे, लेकिन क्या डेली हाई लिया? नहीं लिया, ना ही ये वाला हाई लिया, ये भी हाई नहीं लिया। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसने कोई लिक्विडिटी टारगेट नहीं की। लिक्विडिटी अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी टारगेट की है इसने। 1 आवर पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि मार्केट ने इस एरिया, ये जो एरिया है हमारे पास, ये कौन सा था? ये डेली टाइम फ्रेम नहीं, ये था हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखें कि ये 4 आवर का सपोर्ट एरिया है। क्या मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है? नहीं दी। तो मतलब ये कि सपोर्ट हमारे पास ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। 4 आवर पे इस ऑर्डर फ्लो ने भी आपको बुलिशनेस दिखाई है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी, पर एक दफ़ा फर्दर स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग भी नहीं दी, जो कि हम देखना चाह रहे थे। हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि मार्केट इससे नीचे मैनिपुलेशन कर सकती है, पर इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं देखनी, हमें क्लोजिंग नहीं मिली। तो हमने कहा जी वेल एंड गुड, हम आ गए 1 आवर पे। 1 आवर पे आने के बाद हमने कहा अच्छा अब यहाँ पे हमें देखना है कि सेशन लिक्विडिटी कौन कौन सी है। मार्केट ने यहाँ पे टैप कर लिया। कितने बजे टैप किया? देखिए न्यूयॉर्क का सुबह 10 बजे है, मार्केट 9-10 बजे के करीब यहाँ पे खड़ी है। और ये हाई देखें, ये कौन सा आपको मिल रहा है यहाँ पे? ये आपको मिल रहा है 6 o'clock 5 o'clock। ये हमारे पास कोई भी अभी तक फ़िलहाल लिक्विडिटी नहीं है। ये वाली 7 o'clock और यहाँ पे है, हाँ जी। अब ये देखें लिक्विडिटी कौन सी पड़ी है यहाँ पे, ये देखें, ये न्यूयॉर्क AM सेशन हाई की लिक्विडिटी है। 7 o'clock का हाई है ये क्या है? न्यूयॉर्क AM हाई, ठीक है। तो मार्केट ने इस एरिया पे टैप करके कौन सी लिक्विडिटी टारगेट किया? ये न्यूयॉर्क की मॉर्निंग सेशन की, न्यूयॉर्क मॉर्निंग सेशन हाई टारगेट कर लिया उसने। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आ जाए, यहाँ पे देखें ये कैंडल कौन सी है? ये वाली
कितने बजे बन ये रही है? 1 से 2 बजे वाली कैंडल है। तो 1 बजे हमारा लंदन सेशन स्टार्ट नहीं होता, हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है 2 बजे। तो ये और प्री लंदन ये है। लंदन सेशन का जो हाई है, जो AM 2 बजे बना था, बल्कि हाई इसने जाके बनाया है यहाँ पे, ये 4 से 5 बजे वाली कैंडल ये है। तो लंदन सेशन का 5 बजे जो हाई बना था वो बना था ये वाला, ये बना है हमारे पास, ये 5 to 6 वाली कैंडल है, ये 4 to 5 वाली कैंडल नहीं है। 4 to 5 वाली चेक करके एक हाँ, तो हमारे पास 2 बजे यही हाई बना है हमारे पास, ये वाला। ये मार्केट ने लिक्विडेट दोबारा इसी एरिया को यहाँ पे टारगेट किया है, यहाँ पे, क्योंकि 5 से 6 बजे वाली कैंडल है ये तो किल जोन की कैंडल ही नहीं है। ये 6 से 7 बजे वाली कैंडल है, ये भी किल जोन की कैंडल नहीं है। तो 7 बजे वाली कैंडल ने ये वाली लिक्विडिटी दोबारा टारगेट की है। और एशियन सेशन हाई हमारे पास किधर है वो देख लेते हैं, वो हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो टारगेट नहीं हुआ। तो हमारे पास एक ही लिक्विडिटी क्लीन टारगेट हुई है, वो है न्यूयॉर्क AM सेशन हाई। सही, ठीक है, समझ गया। तो हम इस तरीके से असेस करते हैं कि हमारे पास एक सपोर्ट एरिया में जब मार्केट पहुंची है तो अब वो कौन सी लिक्विडिटी टारगेट कर सकती है। कहने को ये स्विंग हाई है, स्विंग हाई टारगेट कर लिया मार्केट ने, पर ये स्विंग हाई था कौन सा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये न्यूयॉर्क AM सेशन हाई है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। तो आपके पास फर्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होगा, न्यूयॉर्क AM सेशन हाई, और मार्केट ने ये टारगेट कर लिया। ठीक है, कब किया? ये बेसिकली इसने टारगेट किया है एशियन सेशन में जाके। आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस ट्रेड के अंदर, आपको न्यूयॉर्क सेशन में मॉर्निंग में भी रिजल्ट नहीं मिला, PM में भी नहीं मिला, पर नेक्स्ट एशियन सेशन में मार्केट ने ये लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया और AM सेशन हाई मार्केट ने बना दिया जाके ये वाला। ये मार्केट ने AM सेशन हाई बनाया है नेक्स्ट डे का, जिसको मार्केट ने कब टारगेट किया है, ये देखें 18 बजे मार्केट ने इसको 19 से 20 बजे, बेसिकली एशियन सेशन के स्टार्ट में बिल्कुल 20 बजे वाली कैंडल मार्केट ने यहाँ से 19 से 20 बजे वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। ये दोबारा टारगेट भी नहीं हुआ, ये नहीं टारगेट हुआ। ठीक है, बाद में टारगेट हो गया है, बाद में ये बेशक टारगेट हो गया है, लेकिन इस तरीके से आप अपनी लिक्विडिटीज को मार्क करते हैं और आपकी लिक्विडिटी जो है वो मीनिंगफुल बन जाती है। समझ गया, क्लियर 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 हो गया, गॉट इट। ठीक है, तो जो नए मेंबर्स हैं उनको हो सकता है ये लिक्विडिटी का जो वर्ड है ना ये मुश्किल लगे। आप लिक्विडिटी के वर्ड को सिर्फ इस तरीके से याद रखिए कि अबव ओल्ड हाइज एंड बिलो ओल्ड लोज, लोगों के पैसे पड़े हुए, ठीक है, लोगों के ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं, जो लोग बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं, जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं, और जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट हाई ब्रेक हो गया तो उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाएगी, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं। तो मार्केट इन पेंडिंग ऑर्डर्स को टारगेट करती है, लोगों के पैसों को टारगेट करती है, और इसको कहा जाता है लिक्विडिटी। ठीक है सर, स्टॉप लॉस भी यही है? स्टॉप लॉस का क्वेश्चन पूछना था मुझे। जी जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस जो लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस। अरे स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? यानी कि अब वहां पे ये जो यहाँ पे आप ग्रीन कलर पे हैं, किसी बंदे ने वहां से सेल का ट्रेड स्टार्ट किया। देखें, यहाँ से अगर कोई बंदा एंटिसिपेट कर रहा है कि मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से बेरिश जानी चाहिए, और वो टारगेट कर रहा है कि मार्केट इस हाई से, इस लो से नीचे आएगी, ठीक है, और वो अपना सेफ स्टॉप लॉस प्लेस करता है इस हाई से ऊपर, कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है और अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो अब यहाँ से मैं सेल करूँगा, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मार्केट में कोई भी बंदा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो मार्केट एन मुमकिन है कि बेरिश होने से पहले बुलिश हो सकती है या बुलिश होने से पहले बेरिश हो सकती है।
सर इसके ये ट्रेड कब तक वो चलाएगा, यानी ये क्या होता है कि कब तक हम इसको ट्रेड, अपनी मर्जी होती है जब तक हम स्टॉप करना चाहें? अगेन जो रिटेलर्स है ना आमिर भाई, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो इतना लंबा होल्ड नहीं करते पोजीशंस को, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं वो पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जब वो पोजीशंस को होल्ड करते हैं लंबे टाइम के लिए, तो उनकी पोजीशंस के स्टॉप लॉसेस या उनके पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं वो इन एरिया से ऊपर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। और मार्केट उन बड़े ऑर्डर्स को टारगेट करती है। हम रिटेल तो किसी खेत की मूली नहीं है, ठीक है। तो सर ये हम जब तक मर्जी लंबी इसको चला सकते हैं ट्रेड को? बिल्कुल, इसीलिए तो ट्रेड स्टार्ट की। इसी ट्रेड का ये टेक्निकल एनालिसिस, ये प्राइस एक्शन सीखने का पर्पस यही है कि आपको ये पता चल सके कि मार्केट किस तरह से मूव करती है, ताकि जब आप मार्केट में पार्टिसिपेट करें तो आप इसको एक लंबे टाइम तक होल्ड कर सकें। लेकिन इसमें शर्त क्या होती है सर, अगर हमारी लिक्विडिटी हो गई तो वो तो हमारी ट्रेड को फिनिश कर देगा ना, अगर ऐसा होगा तो? जाहिर बात है, तब इसका मतलब क्या होगा कि आपका एनालिसिस गलत हो गया, आपके पैसे खत्म हो गए आपके पास। हाँ, आपका एनालिसिस खत्म हो गया, आपके पैसे तो उससे पहले अगर पैसे नहीं खत्म, मतलब आपके पास जो आपके पास था, आपके पास जो बैलेंस था वो खत्म हो गया, नहीं, उस पे आगे तो ट्रेड नहीं करने देना। देखें, जब आपके पास आपने ट्रेड को इनिशिएट किया यहाँ से और आपने अपने कैपिटल का 1% रिस्क किया है यहाँ तक, तो आपको जो लॉस होगा या जो आपको ये फाइनेंशियल हिट पड़ेगी वो 1% की पड़ेगी ना, बैलेंस क्यों खत्म होगा आपका? अच्छा, ये जो ऊपर रेड कलर का जितना उसने रिस्क टेक किया, यानी जी जी, जहां पे उसने स्टॉप लॉस लगाया है, ये उसका स्टार्ट करने से लेके पीछे यानी कि जहां तक है ये कोई परसेंटेज है, यानी? जी जी बिल्कुल, ठीक है। वो आपने 1% रिस्क किया है, 2% किया है, 5% किया है, 10% किया है, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है? 0.5%, 1/4%, 1%, 2% एट द मैक्स, ठीक है। तो ये ग्रीन एरिया में जहां तक मार्केट जाएगी लाइव में, तो आप कभी भी निकल सकते हो यहाँ से उसको। ये जो टीपी जो है, टीपी वो क्या चीज है? टेक प्रॉफिट। जी, टेक प्रॉफिट होता है टीपी, एंड एसएल होता है स्टॉप लॉस। तो जहां मुझे लगे कि यहाँ में इतने मुझे काफी हैं, हाँ ठीक है, तो वहां से एग्जिट। जी बिल्कुल, आप अपनी देखें, आईसीटी ये कहता है कि आपका हमेशा लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव आपका टारगेट होना चाहिए। लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट से क्या मुराद है? वो वाला फल जो आसानी से आपका हाथ जहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ पे आपको सीढ़ी लगा के ऐसा खतरा नहीं हो कि सीढ़ी स्लिप होगी तो आपका हाथ पैर टूट जाएगा। तो बजाय इतना दूर का फल को टारगेट करने से बेहतर ये है कि आप लो हैंगिंग फ्रूट आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे कि ये लिक्विडिटी, ये देखें, हमने हायर टाइम फ्रेम पे एरिया हमने ऑफ इंटरेस्ट हाईलाइट किया, यहां से हमने पार्टिसिपेट किया, लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव हमने ये लिक्विडिटी के टारगेट होने पे हमने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, तो हमारे पास प्रॉफिटेबल ट्रेड आ गई ना। जी 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 जी, ठीक है। अगर हमने ये लिक्विडिटी को टारगेट यूं करके किया था यहाँ पे सॉरी, तो ये आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल खत्म होगी ना यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी ट्रेड होगी ना प्रॉफिटेबल। ये लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव था आपका, ये ड्रॉन लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क एएम सेशन हाई, आपने ट्रेड को यहाँ से पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद आपने इसको यहाँ तक आपने ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप फर्दर इसको होल्ड करते, आप कहते कि नहीं मुझे तो यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ तक, इधर तक, और आप इसको आगे ड्रैग कर लेते, तो आप देखिए कि प्राइस आपके टारगेट पे नहीं गई पर आपका स्टॉप लॉस उसने हिट कर दिया। ठीक है, और इस पे कितने टाइम लग गया आप ये देखें कि इसके ऊपर आपको टोटल कितनी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, मतलब 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक को 5-7 दिन आपको होल्ड करना पड़ा और उसके बाद स्टॉप लॉस भी हो गया। तो इससे बेहतर क्या था कि आप यहाँ पे ट्रेड को
एक दिन चलाते 23 तारीख से लेके 23 तारीख तक ही, और एक ही दिन के अंदर आप लो हैंगिंग फ्रूट ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करके मार्केट से बाहर आ जाते। सर ये जो एक्सचेंज जो मार्केट होती है सारी, ये सारी इन फ्यूचर ट्रेड्स पे वर्क कर रही होती हैं। मतलब स्पोर्ट, ये मतलब कहना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो भी उसमें भी कैसा सीन होता है कि जो ये उनमें ये ऑप्शन हो जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आप किसी भी चार्ट पे कर सकते हैं, बेशक वो कोई भी एसेट क्लास हो, बेशक वो फ्यूचर्स मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, आप उस पर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सब मार्केट ट्रेडेबल हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, देन यू वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, अदरवाइज यू कैंट। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन होती है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने की, ये सारी एक्सचेंज ऑफर नहीं करती, यानी सारी मार्केट में नहीं होता ऐसा मैं समझूं। लाइक स्टॉक एक्सचेंज में तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो इस तरह की कोई चीज होती है कि हम ये ऐसा ट्रेड्स कर सकते हैं। वो तो ऐसे ही है कि बस स्टॉक खरीदा, स्टॉक मार्केट बेच में दिया। कर सकते नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर वो तो आपने ऐसा किया ना, लेकिन जितने भी ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं वो टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही करते हैं। मेरे पास लेकिन ट्रेड इसी तरीके से इनिशिएट करते हैं। ट्रेड इनिशिएट करने के उनके प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं, ठीक है। जिस तरह ये कौन सा ग्रुप है हमारा, आरिफ हबीब ग्रुप है पाकिस्तान का, आरिफ हबीब का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं, इसी तरीके से करते हैं। पाकिस्तान में आपने कभी आरिफ हबीब ग्रुप का नाम सुना है? जी सर, सुना है। हाँ, तो वो बेसिकली आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही देते हैं ना, वो ब्रोकर है पाकिस्तान का। तो ये ब्रोकर इस तरह के ऑप्शन देते हैं आपको कि भी आप इस तरीके से करें मार्केट को? तो और कौन देता है? डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स ही है ना। अब मैंने कुछ दिन पहले एक फंडामेंटल एनालिसिस किया था, सॉरी टेक्निकल एनालिसिस किया था फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का, और ये एफएफसी मेरे पास आ रही है यहाँ पे, ये मारी पेट्रोलियम का एनालिसिस है जिसको मैंने कुछ एंटिसिपेट किया था। आप फौजी फर्टिलाइज़र का देख लें, एक मिनट ठहरें ज़रा, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, पता नहीं अब वो नज़र भी आएगा कि नहीं। किया तो था, नहीं आ रहा। एफएफसी का क्यों नहीं आ रहा? बालू मेरे ख्याल से 70 रुपये से इसकी बड़ी अच्छी एक बाइंग थी जो मैंने यहाँ, ये आ गया जी, ये आ गया। लोड होने में टाइम लगा इसको, लेकिन आ गया। अभी फौजी फर्टिलाइज़र का बाइंग एरिया है जी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। ये फेयर वैल्यू गैप है जो सपोर्ट बना हुआ है। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने स्वीप किया है, क्लोजिंग नहीं दी, और ये 70-80 रुपये से अभी इस वक्त गालिबन इसकी ऑल टाइम हाई वैल्यू मेरे ख्याल से 300-400 रुपये चल रही है, 444 रुपये चल रही है। सर जो आपने एनालिसिस किया वो कब की डेट है? पुराना एनालिसिस है, कुछ साल पुराना है, 2020 का एनालिसिस है। ठीक है, तो ये अब ये स्टॉक मार्केट है ना, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, आप कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ पे देखें, आपको मैंने फेयर वैल्यू गैप्स का जो कॉन्सेप्ट समझाया है,
आपको देख के बताता हूँ ये टाइम फ्रेम कौन सा है, मंथली है या कौन सा वाला है, मुझे याद नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा था। मार्केट ने इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनाया, वापस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी और इस एरिया को इसने गालिबन 2 वीक टाइम फ्रेम पे टैप किया था या कहाँ किया था, ये देखें ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट करने के बाद इस एरिया को रेजिस्टेंस बना लिया। यहाँ पे देखें ये इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाया, सेल आई यहाँ से और फिर फर्दर इसको जब ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। तो ये सारे टेक्निकल एनालिसिस आप स्टॉक मार्केट पे कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। ठीक है सही। सर ये क्वेश्चंस नहीं आज हम ये वाले करेंगे, ये जो पिछला जो था हमारा सेशन उसके नहीं वो भी हम नहीं करेंगे अभी। एंट्री लिक्विडिटी मॉड्यूल वाला, हाँ बस ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा रिवाइज करें, इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करें। और जो पिछला जो टॉपिक है एंट्री मॉडल्स का, उसके ऊपर अभी भी मैं फ़िलहाल आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप उसको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ के बैक टेस्ट कर लें और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में या फ्राइडे के सेशन में उसको एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। और फिर उम्मीद ये है कि उससे नेक्स्ट वीक हम एंट्री मॉडल्स के टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे और फिर आपके लिए हम लाइव मार्केट एवेल्युएशन का सिलसिला जो है ना वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी भाई। कि मतलब आपने एंट्री मॉडल दिया है, क्या हमें एक और एंट्री मॉडल या एक दो एंट्री मॉडल इस तरह के मिल सकते हैं, फिर से उसी को ही हमने यूज़ करना है जो एंट्री मॉडल आपने दिया था? जो एंट्री मॉडल आपको दिया है वही मैं आपको इतना पक्का करा दूंगा कि आपको इंशाल्लाह किसी की ज़रूरत और नहीं पड़ेगी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था हाँ। कि मतलब ये हमने डे हाई लोज या फिर लिक्विडिटीज जैसे मार्क कर ली ना, इनको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे ले सकते हैं या फिर हमने सिर्फ इनको टारगेट ही करना है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एंट्री लेके इनको सिर्फ? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो ड्रॉन लिक्विडिटीज़ है ना, जो लिक्विडिटीज़ मैंने आपको बताई है, जब आप इनको अलाइन करेंगे विद POIs जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लोज, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स, जब इनके साथ आप इनको अलाइन करना शुरू करेंगे ना तो फिर ये वाली लिक्विडिटीज़ ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है जी ऐसी बात है। तो ठीक है भाइयों, इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स भी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे ज़रा एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना है। तो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को आप फॉर द टाइमिंग अभी असाइनमेंट में आपको कोई नहीं दे रहा, लेकिन आप डेली, वीकली और 4 आवर की जो लिक्विडिटीज़ है ना, इनको POIs के साथ अलाइन करने की कोशिश करें। फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी दूंगा लिक्विडिटी की। तब इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी लेंगे एंट्री मॉडल्स के भी और लिक्विडिटी के भी। ठीक है ठीक है। ओके भाई, सलाम। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम।